नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अन्नपूर्णा से और ये है क्वेश्चन पेपर एनालिसिस पार्ट 3 फॉर सीपीसीबी रिक्रूटमेंट एग्जाम साइंटिस्ट बी एनवायरमेंटल साइंसेज। पार्ट 1 और पार्ट 2 मैं पहले बना चुकी हूं, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सो लेट्स बिगिन। पार्ट 3 में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 टू 30 और ये मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चन है और इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। क्वेश्चन नंबर 21, as per the report of Intergovernmental Panel on Climate Change IPCC 2022, the estimated increase in average global temperature in the next 2 decades is given by which one of the or more of the following options? तो इसमें से कोई एक पे सही हो सकता है, एक से ज्यादा भी सही हो सकता है। ए 3.5 केल्विन, तो केल्विन में मेजरमेंट नहीं दिया गया था। बी 1.5 डिग्री सेल्सियस, ये सही हो सकता है। सी 3.5 डिग्री सेल्सियस, ये वैल्यू बहुत ज्यादा है, दिस इज टू हाई अ वैल्यू, दिस इज नॉट ट्रू। और डी 6.3 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो इसमें जो सही उत्तर है वो बी है, 1.5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, करेक्ट आंसर इज बी एंड सीपीसीबी has also given the same answer. Question number 22, read the following statements. Ultimate analysis of waste will give information about molecular composition. Ultimate analysis is like you break down each element present in the waste, so it will give information about molecular composition. Yes. Proximate analysis of waste will give information about moisture content, volatile combustible matter, fixed carbon and ash content. Yes, कि कितना उसमें moisture content है, कितना उसमें VOC volatile और कार्बन था, कितना उसमें फिक्स्ड कार्बन है और कितना एश कंटेंट है। एश वो होता है जो सॉलिड रेसिड्यू होता है, जो जलता नहीं है। राख जो बचती है, वो सॉलिड रेसिड्यू जो बचता है, वो कितना है। तो अप्रोक्सीमेट एनालिसिस से ये पता चलता है। ये भी सही है। और ultimate analysis of waste will give the information about calorific value, C, carbon nitrogen ratio, field capacity and metal content. This is not true, because field capacity is the maximum amount of water that can be held in soil after all excess water has drained, and this has not got nothing to do with either ultimate analysis or proximate analysis. तो ये थर्ड जो है ये एकदम गलत है। इसके अलावा proximate analysis of waste will give information about molecular composition, carbon, hydrogen, nitrogen, oxygen and phosphorus. This is also not true, because ये काम अल्टीमेट एनालिसिस का होता है। अल्टीमेट एनालिसिस ऑफ वेस्ट विल गिव इंफॉर्मेशन अबाउट मॉलिक्यूलर कॉम्पोजिशन, नॉट प्रॉक्सिमेट एनालिसिस। सो 3 इज रॉन्ग एंड 4 इज रॉन्ग, सो 1 and 2 आर करेक्ट। ठीक है, अब लेट्स लुक एट द ऑप्शंस। व्हिच वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज और आर ट्रू? ए 1 and 2 आर करेक्ट, करेक्ट। बी 3 and 4 आर रॉन्ग, दिस इज आल्सो ट्रू। सो ए इज आल्सो ट्रू एंड बी इज आल्सो ट्रू, क्योंकि 1 और 2 सही है और 3 और 4 गलत है, तो ए एंड बी दोनों आंसर हो गए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23, which one or more of the following statements is or are correct? तो इसमें कौन कौन से सही हैं? Trivalent chromium is more toxic than hexavalent chromium. We'll come to this point later. B, inorganic trivalent arsenic is more toxic than organic trivalent arsenic. Okay, this is true, क्योंकि inorganic जो arsenic होता है, AS3+ जो होता है, वो सबसे टॉक्सिक फॉर्म होता है arsenic का। ऑर्गेनिक टॉक्सिक से भी ज्यादा टॉक्सिक होता है इनऑर्गेनिक ट्राई फॉर्म ऑफ आर्सेनिक। ये मैंने प्रैक्टिस टेस्ट में आपको दिखाया भी था कि आर्सेनिक का कौन सा फॉर्म है जो सबसे टॉक्सिक होता है, तो वो होता है इनऑर्गेनिक ट्राईवैलेंट आर्सेनिक। ठीक है, तो बी तो सही है। सी इनऑर्गेनिक पेंटावैलेंट आर्सेनिक इज मोर टॉक्सिक देन ट्राईवैलेंट आर्सेनिक, दिस इज नॉट ट्रू, क्योंकि हमेशा ट्राईवैलेंट आर्सेनिक ही मोस्ट टॉक्सिक होता है। सो सी इज नॉट ट्रू, बी इज टोटली ट्रू, सी इज नॉट ट्रू। डी हेक्सावैलेंट क्रोमियम इज मोर टॉक्सिक देन ट्राईवैलेंट क्रोमियम, मतलब क्रोमियम 6 जो है वो क्रोमियम 3+ से ज्यादा टॉक्सिक होता है। और ये भी मैंने गूगल किया था, तो ये भी सही है। तो बी भी सही है और डी भी सही है। सो करेक्ट आंसर्स आर बी एंड डी। ओके, और सीपीसीबी ने भी यही आंसर दिया है, क्योंकि ए और डी में कोई एक ही सही हो सकता है। तो हेक्सावैलेंट क्रोमियम ज्यादा टॉक्सिक है, ट्राईवैलेंट क्रोमियम ज्यादा टॉक्सिक है, और हेक्सावैलेंट क्रोमियम ज्यादा टॉक्सिक होता है। ठीक है, Question 24, which one or more of the following statements is are correct in reference to water pollution? Exposure to excess nitrates can cause blue baby syndrome. True. Exposure to excess phosphate can make bones fragile. That is true. Phosphorus is important for bones, but when we consume too much phosphorus, it replaces calcium in our bones and the bones become fragile. जब हम phosphorus खाते हैं तो हड्डियों के लिए अच्छा है, लेकिन बहुत ज्यादा phosphate खाने से क्या होता है कि हड्डियों में phosphate जो है वो कैल्शियम को रिप्लेस करने लगता है और फिर उससे हड्डियां कमजोर होती है। तो सही है, बी सही है, ए भी सही है और बी भी सही है।
ठीक है, एक्सपोजर टू एक्सेस सल्फेट कैन कॉज डायरिया, ये भी सही है, बच्चों में और सेंसिटिव लोगों में एक्सेस सल्फेट से डायरिया भी होता है, तो ए बी सी तीनों सही है। एक्सपोजर टू एक्सेस क्लोराइड कैन कॉज पिंक बेबी सिंड्रोम, देयर इज नो सच डिजीज एज पिंक बेबी सिंड्रोम, सो डी इज नॉट ट्रू, सो ए बी एंड सी ऑल आर ट्रू। ठीक है, sloughing is very common in attached growth systems such as trickling filters and rotating biological contractors because A, which one of the following correctly fills the above blank? Biofilm layer close to the support media lacks substrate and oxygen. ये सही है। B, thick biofilm layer gets detached due to weight and shear. तो वो क्या होता है कि जो सपोर्ट, जो अटैच ग्रोथ सिस्टम होता है, जैसे टिकरिंग फिल्टर होता है या बायोलॉजिकल कंट्रैक्टर होता है, उसमें जो मीडिया होता है उसमें वो घूमता है और उससे बायोलॉजिकल फिल्म, उससे ऑर्गेनिक मैटर अटैच हो जाता है और फिर माइक्रोब्स उस अटैच ऑर्गेनिक मैटर को डिग्रेड करते हैं। पर जब कोई भी रोटेटिंग बायोलॉजिकल कंट्रैक्टर है जैसे, तो उसके ऊपर अगर वो मीडिया अटैच हो जाता है, ऑर्गेनिक मैटर अटैच हो जाता है, तो वो होते 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 एक बहुत मोटी लेयर बना देता है, और वो जो मोटी लेयर होती है वो अंदर से जहां जहां से वो मीडिया से अटैच है वो सूख जाती है और भारी हो जाती है, और ना उसके पास ऑक्सीजन होता है ना उसके पास सबस्ट्रेट होता है। एज अ रिजल्ट वो भारी होके वो नीचे गिर जाती है लेयर, जैसे कि कोई उपला थाप रहे हो आप और जब वो सूख जाता है तो दीवार से भारी होके वो अपने आप ही निकल आता है, उस तरह से। तो जो बी है ये बिल्कुल सही है, क्योंकि बहुत एक्सेस वेट हो जाता है, जो चिपका रहता है मीडिया से वो वेट की वजह से नीचे गिर जाता है। और बायोफिल्म लेयर क्लोजर टू द सपोर्ट मीडिया लैक्स सबस्ट्रेट एंड ऑक्सीजन, तो बायोफिल्म लेयर जो सपोर्ट मीडिया के एकदम पास होती है उसके पास सबस्ट्रेट नहीं होता है, उसके पास ऑक्सीजन की कमी होती है, ये जो तय है। तो ये भी सही है, ये भी सही है। सच सिस्टम्स अलाउ ओनली फिलामेंटस फंगी टू ग्रो, दिस इज नॉट ट्रू, क्योंकि उस सिस्टम से बहुत सारे बैक्टीरिया भी ग्रो हो सकते हैं, तो सी तो टोटली रॉन्ग है। डी, इनर्ट सपोर्ट मीडिया एक्सपेल द बायोफिल्म ड्यू टू चार्ज रिवर्सल, चार्ज रिवर्सल जैसी भी कोई बात मैंने कहीं नहीं पढ़ी है, तो सी भी सही नहीं है और डी भी सही नहीं है। बी डेफिनेटली सही है और ए भी सही लग रहा है, तो इसका करेक्ट उत्तर जो सीपीसीबी ने दिया है वो है कि ए भी सही है और बी भी सही है। ठीक है, क्वेश्चन 26, excess amount of oxygen is maintained in the aeration tank of activated sludge process 2, करेक्ट है। एरेशन टैंक में, एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस के एरेशन टैंक में एक्सेस ऑक्सीजन मेंटेन किया जाता है, क्यों किया जाता है? ए, इंश्योर एफिशिएंट नाइट्रिफिकेशन, की जो भी नाइट्रेट है, अमोनिया वगैरह है, वो उसका नाइट्रिफिकेशन हो जाए, वो नाइट्रीफाई हो जाए। ठीक है, और बी, अलाउ ग्रोथ ऑफ नुकार्डिया स्पीशीज, नुकार्डिया स्पीशीज एक तरह के बैक्टीरिया होते हैं जो स्ट्रिक्टली एरोब्स होते हैं, मतलब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही काम करते हैं। सी, अलाउ बेटर फॉस्फेट रिमूवल, तो ऐसा कुछ नहीं है कि एक्सेस नाइट्रोजन से बेटर फॉस्फेट रिमूवल होगा। डी, रिड्यूस जनरेशन ऑफ हाईली पोटेंट ग्रीन हाउस गैस, दिस इज ट्रू, ए भी ट्रू है और डी भी ट्रू है। तो हाईली पोटेंट ग्रीन हाउस गैस क्या होता है? मेथेन, तो अगर आप मैक्सिमम ऑक्सीजन देंगे तो मेथेन नहीं बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, और कार्बन डाइऑक्साइड लेस पोटेंट ग्रीन हाउस गैस है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का जो ग्रीन हाउस गैस पोटेंशियल होता है वो 1 होता है, जबकि मेथेन का उससे 25 टाइम्स ज्यादा होता है। तो इसलिए डी भी सही है और ए भी सही है, और सीपीसीबी ने भी इसका यही आंसर दिया है, ए एंड डी। Question number 27. The international agreement signed in the year 1987 to phase out chlorofluorocarbons, CFCs, is Montreal Protocol. We all know this. Question 28. Which one or more of the following combinations of mineral names and corresponding chemical formula is are correct? तो मैंने मिनरल्स के ऊपर एक डिटेल लेक्चर बनाया था, जो कि डिटेल लेक्चर्स ऑफ एनवायरमेंटल साइंस नाम के प्लेलिस्ट में है। मिनरल्स के ऊपर ही खास पूरा वीडियो है, बहुत पहले बनाया था, लास्ट ईयर। तो कालिनाइट जो होता है उसका जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो ये होता है एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का सिलिकेट होता है वो। कालिनाइट बेसिकली क्ले से जुड़ा हुआ है, तो सिलिकेट मिनरल होता है। और डोलोमाइट जो होता है वो कैल्शियम और मैग्नीशियम का सॉल्ट होता है, तो ये होता है उसका केमिकल फॉर्मूला। तो ठीक है, ए सही है। बी क्या है? कालिनाइट का वही सेम फॉर्मूला है। और जिप्सम, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, तो ये भी सही है, जिप्सम भी कैल्शियम सल्फेट का सॉल्ट होता है। तो ए भी सही है, बी भी सही है। और ये जो कालिनाइट का फॉर्मूला ये गलत है, और डोलोमाइट का ये गलत है। सी भी गलत है, डी भी गलत है, ओनली ए एंड बी आर करेक्ट। ओके, और वो मिनरल्स वाला जो मैंने डिटेल लेक्चर बनाया था उसको जरूर देखिएगा आप इसके बाद। आई विल गिव द लिंक फॉर दैट लेक्चर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। क्वेश्चन नंबर 29. द कन्वर्जन ऑफ 1 butanol to 1 bromobutane
follows the chemical reaction given below. CH3, CH2, CH2, CH2OH or sodium bromide plus H2SO4 is equal to CH3, CH2, CH2, CH2Br plus NaHSO4 plus H2O. The atom economy for this conversion in percentage rounded off to the nearest integer is dash. Given atomic mass of carbon, hydrogen, oxygen, sodium, bromine and sulfur are 12, 1, 16, 23, 80 and 32 respectively. तो अटोमिक इकोनॉमी के ऊपर मैंने कोई क्वेश्चन अभी तक नहीं बनाया था, पर जब मैंने गूगल सर्च किया तो मुझे मिला कि ये जो क्वेश्चन है किसी एक वेबसाइट से उठाया गया है और मैं आपको डायरेक्टली वहीं ले चलती हूँ जहां से क्वेश्चन उठाया गया और जहां ये क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ था कि आपको समझ में आ जाए। तो ये यहाँ है, सेम केमिकल रिएक्शन है, CH3, CH2, CH2, CH2OH plus NaBr plus H2SO4 is equal to CH3, CH2, CH2, CH2Br plus NaHSO4 plus H2O। सिमिलर क्वेश्चन है, तो उसमें अब क्या होता है आप देखिए। यहाँ पर रिएजेंट्स का फॉर्मूला है, यहाँ पर दिया हुआ है रिएजेंट्स का फॉर्मूला, वेट कितना है, इतना 74 है। यूटिलाइज्ड एटम्स कौन कौन से हैं, 4 कार्बन और 9 हाइड्रोजन। और वेट ऑफ यूटिलाइज्ड एटम्स कितना है, इतना। वेट ऑफ अनयूटिलाइज्ड एटम्स, अनयूटिलाइज्ड एटम है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन और इनका वेट है 17, ठीक है। और ऐसे ही सोडियम ब्रोमाइड का रिएजेंट वेट क्या है, फुल वेट क्या है, इतना। फॉर्मूला वेट क्या है, सोडियम का और ब्रोमीन का मिला के इतना होता है। और यूटिलाइज्ड एटम कौन सा है, ब्रोमीन। और वेट ऑफ यूटिलाइज्ड एटम क्या होता है, 80, ठीक है। अनयूटिलाइज्ड एटम कौन सा है, सोडियम। और वेट ऑफ अनयूटिलाइज्ड एटम कौन सा है, 23 है। ऐसे ही सल्फ्यूरिक एसिड का भी है, यहाँ पर दिया हुआ है सब कुछ। टोटल कौन कौन से रिएजेंट्स थे, उनका टोटल रिएजेंट फॉर्मूला वेट क्या है। यूटिलाइज्ड एटम कौन कौन से हैं, वेट ऑफ यूटिलाइज्ड एटम, अनयूटिलाइज्ड एटम कौन कौन से हैं और वेट ऑफ अनयूटिलाइज्ड एटम्स, ठीक है। अब द परसेंटेज इकोनॉमी, this can be done by taking the ratio of the mass of utilized atom 137 to the total mass of the atoms of all reactants, that is 275, and multiplying by 100. तो utilized atoms का weight है इतना, total atoms का weight है इतना, तो formula weight of utilized atom divided by formula weight of all reactants into 100 equal to आता है 50. Thus at best the reaction produced 100 yield, then only half of the mass of the reactants would be incorporated into the desired product, while the rest would be wasted in unwanted side products, ठीक है। तो यही होता है। और एटम इकोनॉमी के बारे में मैं बता दूं, एटम इकोनॉमी इज अ मेजर ऑफ हाउ मेनी रिएक्टेंट एटम्स फॉर्म अ डिजायर्ड प्रोडक्ट, कंपैरिजन ऑफ द टोटल मास ऑफ डिजायर्ड प्रोडक्ट टू द टोटल मास ऑफ ऑल रिएक्टेंट्स, की जो प्रोडक्ट आपको चाहिए था वो कितना बना वर्सेस टोटल रिएक्टेंट्स कितना हुआ, यही होता है आंसर, ठीक है। तो इसका आंसर वहां 50-50 था और सेम ये रिएक्शन है और यहाँ भी आंसर होगा 50-50, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30, इनसाइड एन इंडस्ट्रियल यूनिट द आवरली एवरेज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO2 is measured at 0.12 ppm by volume. Assume 1 mole of an ideal gas at 1 atmospheric pressure and 25 degrees Celsius occupies 24.46 liter of volume, and the molecular weights of nitrogen N2 and oxygen are 28 and 32 respectively. From the data, the estimated concentration in microgram per meter cube rounded off to 2 decimal places of NO2 at 25 degrees Celsius and 1 atmospheric pressure is. ये क्वेश्चन मैं अपने एक वीडियो में बता चुकी हूँ, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट्स फॉर सीपीएससी साइंटिस्ट बी एग्जाम। उस वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। उस वीडियो में जो आखिर के 10-5 मिनट है उसमें आप ये क्वेश्चन देखेंगे, पर अभी मैं आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। तो यहाँ है सिंपल रिएक्शन N2 + 2O2 इज इक्वल टू 2NO2, ठीक है। 0.12 ppm ऑफ NO2 है, बताया गया है। तो 0.12 ppm इज इक्वल टू 0.12 मिलीग्राम पर लीटर, ठीक है। और 0.12 ppm इज इक्वल टू 120 पार्ट्स पर बिलियन, क्योंकि पार्ट्स पर मिलियन है तो जब उसको बिलियन करेंगे तो 1000 टाइम्स वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 120 पार्ट्स पर बिलियन, ठीक है। और मोलिकुलर वेट ऑफ NO2 इज इक्वल टू 14 जो कि नाइट्रोजन का वेट है, प्लस 2 × 16 जो कि ऑक्सीजन का वेट है, इज इक्वल टू 46, ठीक है। अब पार्ट्स पर बिलियन हमने क्यों किया वो यहाँ देखते हैं। माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब का कॉन्सेंट्रेशन हमें निकालना है। Microgram per meter cube is equal to concentration in parts per billion into molecular weight divided by 24.46 जो कि आइडियल टेम्परेचर पे गैस का वॉल्यूम होगा। तो माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब ऑफ NO2 is equal to
120 जो कि कॉन्सेंट्रेशन है पार्ट्स पर बिलियन में यहाँ पर, इंटू मोलिकुलर वेट 46 डिवाइड बाई 24.46 इज इक्वल टू 225.67। तो इसका आंसर मेरे हिसाब से यही होना चाहिए। लेकिन सीपीसीबी ने जो आंसर दिया है वो आंसर है 224.00 टू 228.00। तो ऐसे उन्होंने लिखा है कि यहाँ पर होगा 224.00 से लेके 228.00। तो ये आंसर सीपीसीबी का कैसे आया ये मुझे नहीं पता। मुझे जो तरीका पता था वो मैंने आपको बता दिया है। अगर आपको कोई डिसलाइक या डिसएग्रीमेंट हो या आपको पता है कि ये कैसे होगा तो प्लीज मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। मैंने ऑनेस्टली आपको बता दिया है। आशा है आज जो हमने डिस्कस किया आपको समझ में आ गया होगा। इन केस यू हैव एनी डाउट्स, disagreements, please let me know in the comments below. And also check out the description box for more. Keep watching my channel to be exam ready throughout the year.